अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। दुनिया भर में अमन का खुद साख्ता ठेकेदार, दुनिया की सिक्योरिटी का अपने तौर चौकीदार, हर दूसरे मुल्क के सलामती के मामले में टांग अड़ाने वाला अमरीका, लेकिन खुद अमरीका के अंदर आम शहरी से लेकर साबिक और मौजूदा सदर तक महफूज नहीं है। कल ही साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली में कातिलाना हमले में बाल बाल बचे हैं। 8 से 10 गोलियां चली, एक गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूती हुई गुजर गई। इंतखाबी रैली में लगने वाले सियासी नारे अचानक खौफ के शोर में बदल गए। भगदड़ मची, लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन फिर चंद लम्हों के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए, फजा में मुक्का लहराया और फाइट 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 का नारा लगाया। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने हमलावर को मौके पर ही हलाक कर दिया, लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े में एक शहरी जान से गया, 2 शहरी ज़ख्मी हुए। वाक़े के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ये नाकाबिले यकीन है कि हमारे मुल्क में ऐसी हरकत हो सकती है। अमरीकी सदर जो बाइडन समेत दुनिया भर के रहनुमाओं ने इस वाक़े की मजम्मत की है। अमरीका में बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी और जराइम की सूरत हाल तशवीशनाक है। अमरीकी मीडिया ने इस वाक़े की जो तस्वीर जारी की हैं उसमें देखा जा सकता है कि हमलावर हैरान कुन तौर पर स्टेज के बहुत करीब पहुंच गया था। सिर्फ 150 मीटर के फासले से साबिक सदर पर फायरिंग की गई है। 20 साला मुसल्लह शख्स जलसागाह के करीब एक फैक्ट्री की छत पर छुपा हुआ था, जहां उसकी पड़ी हुई लाश की तस्वीर भी सामने आ गई है। ट्रंप पर हमला करने वाले शख्स के पास AR-15 राइफल थी, जो फौजी राइफल M16 असॉल्ट राइफल के सिविलियन वर्जन है। अब तक ये मालूम नहीं हो सका है कि हमले की वजह क्या थी, लेकिन अमरीकी सीक्रेट फोर्स पर इस हवाले से शदीद तनकीद हो रही है कि किस तरह हमलावर इतना करीब पहुंचने में कामयाब हुआ है। साथ ही अमरीका में गन कल्चर की आज़ादी पर फिर सवालात उठ रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमरीका में असलहे की तादाद वहाँ की आबादी से ज़्यादा हो चुकी है। साथ ही अमरीका में नफरत पर मबनी जराइम में भी ड्रामाई इजाफा हुआ है। FBI की रिपोर्ट बताती है कि अमरीका में 2022 में हेट क्राइम के 11,643 वाक़यात हुए हैं, जिनकी तादाद 2021 में 10,840 थी। इससे एक साल पहले 2020 में हेट क्राइम के 8,200 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। ये आदादो शुमार नाज़रीन खुद बताते हैं कि किस तरह अमरीका में गन कल्चर की आज़ादी हेट क्राइम की जलती खौफनाक आग में तेल का काम कर रही है। इन वाक़यात में अब क्या बड़े क्या बच्चे, जिसके हाथ में गन और दिमाग ख़राब हो, वो लेकर शॉपिंग मॉल्स तक कहीं भी किसी को भी आसानी से कत्ल कर रहा है। यहाँ अफसोसनाक बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो आज खुद इसी तरह के एक वाक़े का निशाना बने हैं, वो गन कल्चर की आज़ादी के बड़े हामी हैं। और कुछ दिनों पहले तक भी वो कह रहे थे कि अगर वो दोबारा सदर मुंतखब हुए तो आते ही असलहे की ख़रीदारी पर पाबंदियाँ ख़त्म कर देंगे। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप इस वाक़े से कोई सबक सीखेंगे? उनके रिवायती अंदाज को देखते हुए वैसे ही मुश्किल लगता है। अमरीका में इससे पहले भी सदूर या सदारती उम्मीदवारों पर हमले होते रहे हैं। 1981 में सदर रोनाल्ड रेगन पर वाशिंगटन में हमला हुआ, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हुए। 1972 में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जॉर्ज वेल्स को इंतखाबी मुहिम के दौरान 4 गोलियां लगीं, वो ज़िंदगी भरी के लिए माजूर हो गए थे। 1975 में सदर गेरल्ड फोर्ड पर 17 दिनों में 2 कातिलाना हमले हुए, वो महफूज रहे। 1963 में सदर जॉन एफ कैनेडी को टेक्सास में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े के 5 साल बाद 1968 में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार रॉबर्ट कैनेडी और सदर जॉन एफ कैनेडी के भाई को भी गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। 1901 में सदर विलियम कातिलाना हमले में जान से गए थे। 1912 में सदारती उम्मीदवार पर इंतखाबी रैली में हमला हुआ था। 1933 में सदर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट कातिलाना हमले में महफूज रहे और 1865 में अमेरिका के 16वें सदर इब्राहिम लिंकन कातिलाना हमले में जान से गए। और आज 150 साल बाद भी अमेरिका में सदर लेवल तक का आदमी भी महफूज नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पर सोशल मीडिया पर खबरें और ट्रेंड्स बन गए हैं। पाकिस्तान में इस वाक़े को साबिक़ वज़ीर आज़म और बानी तहरीक इंसाफ पर हुए हमले से जोड़ा जाने लगा है। मशरिक़ और मगरिब के दोनों सियासी रहनुमाओं की हमले के बाद मुक्का लहराने की तस्वीर शेयर करते हुए सेम एनर्जी तो कोई 2 कंट्रीज़ बट सेम स्टोरी की पोस्ट कर रहा है। जिस तरह नाक़दीन ट्रंप और बानी तहरीक इंसाफ का मवाजना करते हैं,
ठीक इसी तरह PTI और ट्रंप की इंतज़ामिया की हिकमत अमली भी हैरान कुन तौर पर इसमें मुमासिलत नज़र आती है। जिस तरह बानिया तहरीक इंसाफ पर हमले के बाद और जेल में उनके कैदी नंबर पर तहरीक इंसाफ की तस्वीर पर मबनी कपड़े, कैप्स और दीगर अशिया फ़रोख्त होते हैं, बिल्कुल इसी तरह ट्रंप की आज मुक्का लहराने वाली तस्वीर वाली जो टी शर्ट्स हैं वो अमेरिका में हर तरफ लहराती हुई नज़र आ रही है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमान आज मेरे साथ फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर रहे हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात रहे हैं, आज स्टूडियो में साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो फवाद साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अपनी तबीयत के बारे में बताएं, कैसे हैं आप? थैंक यू। फवाद साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे ज़रा ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, अब ये सारा मामला ये हो गया है कि बयान हल्फी जमा करवाना है, उसके लिए 15 दिन है और ये 81 के करीब अफराद हैं जिनका ये बयान हल्फी वाला मामला हो रहा है। 41 ये ऑलमोस्ट सर ये सारे मिला के 81 जो पहले जो 39 है वो तो डिक्लेयर कर दिए ना PTI के, बाकी जो 41 है उनके कराने हैं। सिर्फ 41 के बयान हल्फी जमा करवाने, ठीक है। तो आज असद कैसर साहब ये दावा कर रहे हैं कि उनके जो एमएन हैं अमीर सुल्तान साहब, उनको अगवा कर लिया गया है। तो ये जो 15 डेज हैं इसमें जो मामलात करने हैं, बयान हल्फी जमा करवाना है, ये इतना आसान होगा सर? मेरा ख्याल है ये अभी जो मेरी बात हो रही थी किसी से, वो कह रहे हैं कि सुबह करवा देंगे सारे जमा, बट आई एम बिट कंफ्यूज्ड वैसे कि ये जो दबाव डाल रहे हैं और जो सारी इत्तलात आ रही हैं, मतलब आप देखिए ना 40 लोगों में से आप 20-22 तो नहीं लोग तोड़ सकते। चलिए अगर आप 2-4 लेट से आपने बड़ी उनको उठा लिया, कोशिश भी कर ली, तो 2-4 तोड़ने का फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि जो औरतों की एक सीट है पंजाब में वो अराउंड 10.2 के ऊपर एक सीट बनती है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक सीट भी और ख़वातीन की तो ले नहीं सकते। तो ये आई एम बिट कंफ्यूज्ड कि जिसने भी ये ऑर्डर किया है कि MNAs को उठा लो, ये तो छापे तो पड़े हैं ना, जैसे मुजफ्फरगढ़ के MNA हैं छप्पर फचर साहब, उनके ऊपर पड़ा है, फिर अपना अमीर सुल्तान जो है उनको उठाया गया है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? मुझे तो कोई समझ नहीं आती, सवाए इसके कि आपने सुप्रीम कोर्ट को बताना है कि आपकी इज्जत हम नहीं करते, एक्सेप्ट दैट। और तो मुझे इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती कि जिस तरह से, क्योंकि जो रिएक्शन आया है ना हुकूमत का वो बड़ा आई वुड से हम लोग जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना पौंथराया हुआ वो आया है। अब इसकी उर्दू पता नहीं क्या होगी, बट आई थिंक बड़ी कंफ्यूज किस्म का, हाँ मतलब नियरेस्ट वर्ड कुड बी बौखलाया हुआ। तो उसके ऊपर आप देखें कल जो यहाँ पे जिस तरह से 20-25 लोगों ने जाके टायर जलाए, जिस तरह में नल्ला साहब के खिलाफ, मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ नारे लगाए गए वगैरह वगैरह, और उसके बाद आज की ये जो स्कीम है, आई डोंट थिंक सो इसका सवाए इसके कि सुप्रीम कोर्ट को ज़रा बताया जाए कि जी एग्जैक्टिव बड़ी तगड़ी है, और इसके अलावा कोई मकसद समझ नहीं आता। और फिर ये स्टेटमेंट्स आना कि अब मज़ाहमत का वक्त शुरू हो गया है, और फिर साथ साथ असद कैसर साहब भी कह रहे हैं KPK के वज़ीर आला को कि अब रेफरेंस लेकर आए, तो क्या रेफरेंस आ सकता है और मज़ाहमत अब क्या हो सकती है? देखिए किरण, एक तो नंबर गेम है ना, अल्टीमेटली पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट नंबर्स। तो अब आप देखिए कि 22 सीटें मिलने के बाद इस वक्त जो नंबर है वो 114-115 हो गया है। JUI की मेरा ख्याल है 3 सीटें हैं या 2 सीटें हैं नेशनल असम्बली में, तो अराउंड मिला के कोई 120 लोग हो जाते हैं, और असम्बली में आपको नंबर चाहिए 167। अब जो मोस्ट क्रूशल है वो ये था कि पहले कह रहे थे कि फ्राइडे को मीटिंग होनी है चीफ जस्टिस नई जो लाहौर हाई कोर्ट की आलिया नीलम की इनसे इलेक्शन कमिश्नर साहब, इसके इलेक्शन कमीशन के लोगों से, अब कह रहे हैं कि कल होनी है। अच्छा, अब वहाँ पे तकरीबन आई थिंक 50 ऑड जो सीटें हैं वो फॉर्म 47 के जो मामलात हैं वो वहाँ पे पेंडिंग है। सो हुकूमत का दिल जो है वो बड़ा बैठ रहा है कि जो 4 जजेस जिनको ये कहते हैं कि चेंज किया जाए, वो लाहौर हाई कोर्ट के बड़े रिस्पेक्टेड जजेस हैं, बड़े जजेस हैं। अच्छा, अब इनको अगर मेरे ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला है, जिस तरह से चार्जशीट हो गया इलेक्शन कमीशन, अब बड़ा मुश्किल हो गया है चीफ जस्टिस लाहौर के लिए इलेक्शन कमीशन की बात मानना। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट 40 डेज में अगर 40 सीट्स टर्न हो गई, क्योंकि देखे ना सीधा सीधा है तो सारे जाली फ्रॉड के ऊपर ही बैठे हुए ना, उन्होंने तो सिर्फ 45-47 कंपैरिजन करना है, तो ये हुकूमत तो फारग हो जाती है। तो इसलिए एक बौखलाहट तो बहुत ज़्यादा है। नाउ आई थिंक कि जो स्ट्रैटेजी है उसमें अभी तक तो यही है कि देखो ना, कोरिजन के ऊपर ही सारी स्ट्रैटेजी बेस्ड है ना, पॉलिटिक्स तो है कोई नहीं स्ट्रैटेजी में, एंगेजमेंट है कोई नहीं, तो कैसे इसको बनाएंगे? आपने 125 के 125 जजेस को टेक ऑन करना है,
सो आई एम ऑल्सो कंफ्यूज्ड। आप देखते हैं कि एंड व्हाट अबाउट दिस चीफ मिनिस्टर, आपको लगता है कि वो रेफरेंस भेजेंगे जैसा उनको कहा जा रहा है, रेफरेंस भेजें? चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी बात हुई थी, चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी बात हुई थी कल, और वो इन्हीं लाइंस पे सोच रहे हैं। चीफ मिनिस्टर इन्हीं लाइंस पे सोच रहे हैं, और वो जो हैं वो समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन को कुछ दिन दिए जाएं और कहा जाए कि इतने दिनों में आप रिज़ाइन करें, तो फिर जो है कोई कॉन्सिक्वेंस हम नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप नहीं रिज़ाइन करते तो फिर इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। तो अली अमीन गंडापुर इन्हीं लाइंस पे सोच रहा है। सनम जावेद आज फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब किस मुकदमे में गिरफ्तार हुए? मुझे नहीं पता किस मुकदमे में गिरफ्तार हुआ है, और कहते हैं अभी जो है अली इशफाक कह रहे हैं कि अभी पता नहीं है उन्हें कि क्या FIR आई है, क्या हुआ है, और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अली इशफाक चूँकि मेरे भी केस में वकील हैं कईयों में, तो एक्चुअली जो मैंने स्टोरी सुनी है, मेरी बीवी भी वहीं पे थी, और तो उनसे मैंने समझा कि क्या हो रहा था वहाँ पे और क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई FIR भी नहीं दी, कुछ भी नहीं किया। और बट देखो सवाल ये है, मैं हैरान हूँ। आज देखें हमला हुआ ट्रम्प के ऊपर, एंड लुक एट द रिएक्शन ऑफ बाइडन, कितना स्टार्क डिफरेंस है पाकिस्तान में और उसमें। देखें डेमोक्रेसीज के अंदर, या जो डेमोक्रेसी को छोड़ें कोई भी सिस्टम हो, थोड़ा बहुत रख रखाव रखना होता है, दूसरे को भी जगह देनी होती है। हर एक को दीवार से लगा के आप जो है अगर करेंगे तो कितनी देर चलेगा। हर चीज़ क्वेश्चन के ऊपर तो बेस नहीं होती, कोई एंगेजमेंट के ऊपर बात होती है। आप उसका जो भी कसूर हो, 14 महीने से आपने लड़की को जो है वो जेल में रखा हुआ है, यास्मीन राशिद जेल में रखा हुआ है, आलिया हमजा जेल में रखा हुआ है, बाकी मतलब देयर हैज़ टू बी लिमिट टू द जुल्म ना। और इसलिए प्रॉब्लम जो है वो ये आ रहा है कि हमें लग रहा है कि पूरी सोसाइटी जो है ना, उसको हमने उसका मॉरल कंपस ख़त्म कर दिया है। देख रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग कुछ चूहे हैं, इनके ऊपर तजर्बे हो रहे हैं। अब मुझे समझ ये नहीं आ रही है कि देखिए, ये हम दुबई नहीं है, हम सिंगापुर नहीं है जो 30-30, 35-35 लाख की पॉपुलेशन है। ये 22 करोड़ का मुल्क है। यहाँ पे तकरीबन 5-6 करोड़ जो ब्रदर, इससे भी ज़्यादा जो है ना, वो तो 20 साल के बच्चे हैं जी। अब आप मुझे बताइए कि इतना बड़ी पॉपुलेशन को क्या क्वेश्चन इज इनफ टू होल्ड देम बैक? आपको कोई अल्टरनेट स्ट्रेटजी तो बनानी है, मुल्क को नॉर्मलाइज तो करना है ना, फॉर गॉड सेक। तो इसमें पॉलिटिशियंस का भी रोल है, एस्टैब्लिशमेंट का भी रोल है, जुडिशरी का भी रोल है। अब अच्छा, ये बात आप सही कर रहे हैं सर। मसला ये है कि अभी चारों तरफ से ना, वो चाहे मैं हुकूमत की तरफ देखती हूँ, चाहे बानी PTI की तरफ देखती हूँ, लेकिन हालात को नॉर्मल करने वाली सिचुएशन दिखाई नहीं देती है। अब इन हालात में कैसे हालात नॉर्मल होंगे कि जब आज भी हम देखते हैं कि बानी PTI जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन मौजूदा अस्करी क़यादत पर, मौजूदा आर्मी चीफ पर बराह रास्त तनकीद कर रहे हैं, फिर कैसे हालात नॉर्मल की तरफ होंगे? हालात को नॉर्मलाइज किसने करना है? हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए स्टेप्स तो लेने हैं जिसके पास ताकत है। इमरान खान जेल में है, पार्टी पूरी जेल में है, तो नॉर्मलाइज तो करना है ना जिनके पास ताकत है। अब हमारी गलती हुई है माजी में कि हमने एक जो कम्युनिकेशन थी वो ख़त्म हो गई, और उससे बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं, बहुत सारी। ये कब हुआ था एग्जैक्टली? क्योंकि आप पहले भी ये बात कर चुके हैं कि राब्ता मुनक़ता हो गया था, तो ये एग्जैक्टली राब्ता मुनक़ता हुआ कब था? ये हुआ था जब ये हमारा जो लॉन्ग मार्च था ना 25 मई वाला, उसके बाद ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। मतलब मेरा तो ख़त्म हो गया, तो बाकी लोगों का शायद कुछ अर्से बाद हुआ हो, किसी का पहले होगा, किसी का कम हो गया। तो उसके बाद उससे मेरा ये ख्याल है कि देखें ना, जब राब्ता ही नहीं होगा, मेरा और आपका आपस में बात ही नहीं, तो फिर और आपका सिर्फ मेरे मुखालिफ आपसे बात कर रहे हैं और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जा रहा। और फवाद साहब, इससे पहले तक, यानी अगर हम स्पेसिफिकली 25 मई को देखते हैं, तो उससे पहले तक ये जो बातें होती हैं, ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर की जा रही थी जनरल बाजवा को, ये बातें दुरुस्त हैं? नहीं, ताहयात वगैरह नहीं रही। 6 महीने की ऑप्शन तो दी थी, वो तो टीवी पे दी थी खान साहब ने इलेक्शन करवाने के लिए। इतनी ऑप्शन तो जो है वो दी थी, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में जहाँ बाजवा साहब जो है, अगर अपनी पहली एक्सटेंशन भी ना लेते तो वो बहुत बड़े आदमी होते। फवाद साहब, ऐसी वैसे क्या मजबूरी थी कि आप लोगों को एक्सटेंशन देनी पड़ी? कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड होते हैं ना। देखो ना, पाकिस्तान में 52-53 से एक इन्वायरमेंट है। इस इन्वायरमेंट में पाकिस्तान, जब जनरल अयूब गए हैं अमेरिका, उसके बाद से पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, और यहाँ पे जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो ही पाकिस्तान की जो फैसला साज है वो वही रहे हैं। उसकी वजह से हमारी जंगें हुई हैं, कोरिया वॉर हो गई, वियतनाम वॉर हो गई, अफगान वॉर हो गई। ये इन सारी जंगों की वजह से हम इंटरनेशनल वर्ल्ड में वेस्टर्न पार्टनर हम रहे हैं। हमें पैसे भी वहाँ से आते थे, और हमें इसीलिए आते थे कि हम पार्टनर थे।
अब प्रॉब्लम आ गई है। अब जो अगले कम से कम कुछ साल है वो तो डोमिनेट करेगा, यूक्रेन वॉर डोमिनेट करेगी, गजा की जो सिचुएशन है वो डोमिनेट करेगी। हमें समझ नहीं आ रही है, इस इलाके में जंग हो नहीं रही, सो हमारी रेलिवेंस ख़त्म हो रही है। अब हमें नज़र आ रहा है कि इकॉनमी हमने खुद बनानी है, हमें पता नहीं चल रहा हमने इकॉनमी कैसे, तो मुल्क को नॉर्मलाइज करेंगे, डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी, सोशल चेंज इतनी बड़ी आ गई है। देखो ना, हम 100 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पे कभी सोचे नहीं था किसी ने औरतों से अलहदा वोट मांगने पड़ेंगे। अब तो औरतें अलहदा वोट अपना मांग रही हैं। जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं बाहर, वो कहते हैं अबू आपने अपना फैसला करना है, हमने अपना करना है। और अभी मैं पूछ रहा था एक इससे नादरा कवर करता रिपोर्टर, वो कह रहे थे 1.5 करोड़ और वोटर जो है वो ऐड हो रहा है जी। इसका मतलब है 1.5 करोड़ 18 साल का और बच्चा आ रहा है। तो देखो इतना बड़ा किरण डिस्कनेक्ट है बिटवीन 18 years old, 20 years old population and 60-70 years old population। अब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का क्या प्रॉब्लम है? इनका प्रॉब्लम, इनकी आप देखें पूरी जो एवरेज एज है ना PMLN की, वो 78 साल है। कोई बंदा आपको नजर ही नहीं आता 75-76 साल से पहले। वो जनाब ख्वाजा आसफ साहब जो है वो 74 साल में निकर पहन के नहर में छलांग लगा रहे हैं, उनको लग रहा है मैं यंग हो गया हूँ, बट दे आर टोटली डिस्कनेक्टेड। और उनकी पॉलिटिक्स 25-30 साल पुरानी है पाकिस्तान से, सो वो उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक, पीपल्स पार्टी की भी पॉलिटिक्स, बिलावल जो है वो सिर्फ सिंबल है, पॉलिटिक्स तो जरदारी साहब की है। जरदारी साहब का एवरेज जो है वो समझते हैं वैसे बिलावल की पॉलिटिक्स नहीं है, पीछे जरदारी साहब की पॉलिटिक्स चल रही है, ये दोनों की अलग अलग चल रही है। देखिए बात ये है, अगर बिलावल साहब की पॉलिटिक्स होती तो अभी देखो ना क्या इस इलेक्शन में हुआ। इस इलेक्शन में 2 पार्टीज की पोजीशन चेंज हुई है। PTI नंबर 1 से नंबर 2 पे चली गई, और पीपल्स पार्टी इतनी अक्लमंद थी कि सिर्फ 1 सदारत और 2 गवर्नरी लेके उन्होंने जो अपनी नंबर 2 पोजीशन थी असेंबली में वो नंबर 3 करवा ली, और 18 सीटों के ऊपर शहबाज शरीफ साहब जो राउट हो गई PMLN, उसको ताकत का टीका लगा के नंबर 1 करा दिया। अगर कोई थोड़ी बहुत भी पॉलिटिक्स कर रहे होते बिलावल साहब, तो देखो वो PTI को बनने देते, हुकूमत लेने देते। उन्होंने तो कहा था, ऑफ तो की थी। नहीं, वो तो 47 फॉर्म हो गया ना जी। वो तो जब पोजीशन चेंज होगी फिर पीपल्स पार्टी PTI ने कैसे बनानी थी। मैं कह रहा हूँ आप नेचुरल रहने देते, जिस तरह रिजल्ट आया था वैसे रहने देते, तो क्या सिचुएशन होती। PTI की सीटें होती 1। फवाद साहब वैसे आप भी जानते हैं ये फैसले बिलावल और नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ तो नहीं, लेकिन इनकी मर्जी तो शामिल थी, मतलब आपका ख्याल है जरदारी साहब की मर्जी के बगैर ही सब कुछ कर। इमरान खान साहब की मर्जी शामिल थी किस में? 18 में कोई धांधली नहीं हुई। देखिए ये ऐसे ही एक फॉल्स पैरेलल बनाने की बात है। PTI आप उठा के देख लें, 2018 की सबसे पॉपुलर पार्टी थी। मैं लाइनें लगी हुई थी मेरे पास लोगों की जो कहते थे किसी तरीके से हमें टिकट लेके दो और हमें शामिल करवाओ। ये तो ऐसे कहानियां हैं कि जनाब बड़ी धांधली हो गई थी। कोई मेरा ये ख्याल है कि कम से कम 23 सीटें PTI जो है वो 4000 वोटों से कम पे हारी है। अगर धांधली होती तो हम अपनी 23 सीटें जीत लेते, हमें कोलिशन की जरूरत नहीं पड़नी थी। फवाद साहब थोड़ी सी बात जरा ये नैब के मामला की भी करते हैं। नैब रेफरेंस के मामले पर इमरान खान साहब ने साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का जिक्र किया कि उन पर तहरीके इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाला जा रहा है, इसलिए वो मुस्ताफ़ी हुए। आफ्ताब सुल्तान ने भी फिर इस दबाव का तस्करा किया। आपके पास है इस तरह की कोई इत्तलात, वाकई उनके ऊपर कोई दबाव था? ये तो जाहिर है बिल्कुल ही मजाक है ना, नैब तो जो चला रहा है। मैं आपको अपना ये बताऊँ, मेरे पहले तो उन्होंने मुझे अरेस्ट किया, उनको पता ही नहीं था एलिगेशन क्या है। पहले उन्होंने मेरा कहा कि जी आपने सड़क, एक मेरे इलाके में सड़क है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नून लीग ने बेड़े गर्क कर दिया। उन्होंने कहा कि वो सिंगल सड़क बनती थी, आपने डबल कैरेज बनवा दी। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं तो पॉलिटिशियन, मैं तो MNA हूँ वहाँ से, मैं तो कहता हूँ मोटर भी बने मेरे हल्के में। लेकिन उन्होंने कहा आपने CNW पर दबाव डाला। मैंने कहा CNW ने तो बनाई ही नहीं, वो तो बनाई है एक्ने के अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अच्छा ये एक्ने के अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। फिर उन्होंने एक बंदे को, बेचारा मेरा जो बंदा था वो ठेकेदारी करता था, उसको 7 दिन कुट के उससे 50 लाख कहा कि जी मैंने 50 लाख रुपया दिया था बयान सड़क के लिए। जब वो वहाँ पे आया तो उससे उन्होंने पूछा जी अच्छा जी सड़क बनाई? उसने कहा जी मैं तो सड़क का ठेकेदार ही नहीं हूँ, मैं तो इरीगेशन का ठेकेदार हूँ ना। पूरा जो है वो रिमांड काट चुका था जी। इस तरह के तो देखें आपने केसेस जो हैं वो बनाए हैं। अभी जो इमरान खान के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है ना, जैसे अलकादर है, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि ये हमारे शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और ये लोग क्या कर रहे हैं। कभी कैबिनेट डिसीजंस के ऊपर भी फौजदारी मुकदमा हो सकता है। आप देखें, मैं कहता हूँ वो कैबिनेट का फैसला 100% गलत है, नहीं होना चाहिए था,
बट आप क्या उसके ऊपर फौजदारी मुकदमा बना देंगे? आज की कैबिनेट रोजाना बैठ के जो है वो 50 फैसले कर रही है, कल क्या हम सारे फैसले फौजदारी इसको क्रिमिनल केस बनाएंगे कि इनको आप देखें कि क्या? अच्छा फवाद साहब, मसला ये कि कैबिनेट का फैसला सर ये कैसे था कि बंद लिफाफे में जो भी कुछ था वो खान साहब ने देखने ही नहीं दिया कि उसमें है क्या? आपका भी ऑन रिकॉर्ड बयान मौजूद है कि पता ही नहीं था हमें क्या है उसके अंदर। देखें, बात ये नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि गलत, लेट्स अज्यूम गलत है, आप फौजदारी केस नहीं बना सकते, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की पूरी डॉक्ट्रिन खत्म हो जाती है। अभी आप देखिए ना, प्रेसिडेंट ट्रंप का जब केस गया सुप्रीम कोर्ट में, रिटायर्ड प्राइम प्रेसिडेंट हट चुके हैं, उसके ऊपर जो है कोई वो नहीं अप्लाई करता था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ने कहा कि देखें, अगर हम अपने प्रेसिडेंट्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, कोई बंदा यहाँ पे फैसले नहीं करेगा। आज की कैबिनेट जिस तरह के क्रिमिनल, मिसाल के तौर के ऊपर IPPs हैं, IPPs को आपने फैसला दे दिया, आपने इतने अरब 2500 अरब रुपये, अभी 1500 अरब रुपये आपने इस साल देना है, अरब रुपये। अब आप मुझे बताएं कि जो कैबिनेट ये डिसाइड किया जिसने कि IPPs के ऊपर ये एग्रीमेंट्स अप्रूव किए, क्या आप उस सारी कैबिनेट को 14-14 साल हम जेल में डाल दें? चाइनीज कंपनीज है उनको जेलों में डाल दें? जी नहीं, मुल्क नहीं ना चल सकता। ये एक पूरी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, उस कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में फैसला हो गया, नहीं आप उसको चैलेंज कर। फवाद साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 16 मई जब रिहाई के बाद आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे, तो उसके बाद आपके रिहाई के ऑर्डर्स आए, फिर ये हुआ कि आप कोई तकरीबन 16-17 घंटे ऑलमोस्ट आप अंदर आए, फिर उसके बाद आप निकले और फिर किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, आप चले गए अपने घर। इस दरमियान में सर फवाद साहब क्या हुआ था ऐसा, वो 16-17 घंटे जो आप? ये एक्चुअली सारी बातें जो है ना मैंने अपनी किताब में लिखनी है, सारी डिटेल्स जो हैं वो मैंने लिखनी है, जेल के अंदर लिखनी है। आपको पता है हमारे पास बड़ा फुकदान है, किताब बीनी का शौक नहीं है लोगों को, तो लोग ऐसे ही सुनेंगे। इसलिए वो किताब वाले ने दें, फिर उस वक्त ये बातें सारी करेंगे ना, किताब आने के बाद। किताब आने के थोड़ा बाद सा मेरे नाज़रीन को कुछ तो बता दें। नहीं, आप देखें ना, इतना ही मुफ्त बताया जा सकता है। चले, आपकी किताब की प्रमोशन भी साथ साथ हो रही है। सर, आपके एक इंटरव्यू में, वैसे मैंने आपके मुश्तरका दोस्त से भी ये बात की थी, आपने कहा था कि आपके मुश्तरका दोस्त की वजह से आपको ये रिलीफ मिला था, तो ये कौन से दोस्त है? नहीं, मुझे तो फैसल ने, मैंने पहले भी बताया कि फैसल ने हेल्प मी आउट। यस। और आप दोनों की किसी अहम शख्सियत से मुलाकात भी हुई थी? नहीं, होती रहती थी, जाहिर है, फैसल इज अ डियर फ्रेंड और उन्होंने बड़ी मदद की। बिल्कुल। सर, अप्रैल के बाद आप खुलकर बात कर रहे थे या करना शुरू हो गए हैं? तो अभी तो जेल से बाहर है ना, 6-7 महीने तो फिर जेल में रहे। तो अब भी कोई दबाव है आप अभी देखें ना, के लिए? देखें, बात यह है कि एक पाकिस्तान के अंदर एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में ठीक है आप खामोश रह जाएं और बात नहीं करें, एक ऑप्शन ये भी है जी। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अगर आप बात नहीं करें और अगर आप इमरान खान ये जंग हार जाते हैं और लोग खामोश रहते हैं, तो फिर देखिए पाकिस्तान के अंदर सियासत की जो स्पेस है वो मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप PTI में हो ना हो, इमरान खान के साथ हो ना हो, इस वक्त इमरान खान का साथ देना ज़रूरी है। तो आई थिंक मेरा जो रीडिंग है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक बहुत बड़ी सोशल चेंज आई है, उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक ट्रू डेमोक्रेसी आने का चांस है जी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इमरान। नहीं फवाद साहब, आपने अपने इंटरव्यू में PTI सोशल मीडिया टीम के हवाले से बात की और आपने कहा कि जो अफराद गिरफ्तार हो रहे हैं वो रऊफ़ हसन साहब के कहने पर गिरफ्तार हुए हैं। एक बात ये, दूसरी सर शिबली फराज साहब के हवाले से आपने कहा कि 6 महीने अपने घर में रहे लेकिन किसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि वो वापस आए और आकर फिर सेनेट में लीडर बन गए। तो सर क्या वो कोई डील करके आए थे? और जो रऊफ़ हसन साहब के ऊपर आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, नहीं देखें, वो उसके कोई सबूत हैं आपके पास? नहीं, मैंने ये बात एक कॉन्टेक्स्ट में की थी। मैंने ये कहा था कि देखें, बाज़ लोगों को पॉलिटिक्स की इजाज़त दी गई है, हमें नहीं दी गई। हम तो ट्वीट करते हैं, 2 नए पर्चे हो जाते हैं। 47 केसेस हैं इस वक्त मेरे ऊपर। हम सुबह निकलते हैं, मुल्तान जाते हैं, वहाँ से फैसलाबाद से रावलपिंडी, फिर रावलपिंडी से लाहौर और एल्सवेयर, और इस तरह से हमारा इस्लामाबाद ये चल रहा है। लेकिन बहुत एक ये जो टीम है, इनको मसलन इनको जो है वो ये थोड़ा आप समझिए कि सहूलत हासिल है कि इनके एक भी पर्चा जो है वो नहीं हुआ। इनको जो है वो सारे बयानों की भी इजाज़त है, बात की भी इजाज़त है। सो एक तो बात यह है, सच्ची बात यह है कि जो इस्लामाबाद में और पंजाब में हुआ है वो KP उस तरह से उससे नहीं गुजरा। सर, रऊफ़ हसन साहब को और शिबली फराज साहब को किसकी इजाज़त है कि पॉलिटिक्स करें? अब मुझे एक्चुअली सच्ची बात यह है कि आप मुझे इतना कहा है,
अली अमीन ने, असद कैसर साहब ने, उन्होंने कहा है कि ये तनकीद नहीं करनी, तो आई एम नॉट एक्चुअली एनी क्रिटिसिज्म नहीं मैं कर रहा। और जाहिर है कि एक कॉन्टेक्स्ट में बात जो है वो होती है, लेकिन मेरा हिकमत अमली के ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो रहा है। और अब भी मेरा एक्चुअली देखिए ना, प्रॉब्लम ये है कि 4-5 लोग जो इस वक्त पीटीआई का जिनका एक्सेस है खान साहब के साथ, जिसमें रऊफ़ हसन शामिल हैं, गौहर हैं, रऊफ़ हसन हैं, शिबली हैं, हामिद खान हैं और उमर अयूब हैं। इसमें उमर के अलावा कोई प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन नहीं है और पॉलिटिक्स एज सच की नहीं हुई किसी ने, जिसकी वजह से देखें ना, अगर इमरान खान को क्या ज़रूरत है, इमरान खान को एक तो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको एडवाइस चाहिए, और फिर वो जो हिकमत अमली बनाए उस पर एग्जीक्यूशन प्लान चाहिए। तो उन तक गलत पहुंच रही है इन्फॉर्मेशन या हिकमत अमली? देखिए कैपेसिटी नहीं है ना, आपको हिकमत अमली तो खान साहब ने बनानी है, बट इन्फॉर्मेशन पे बनाएंगे ना। तो मैं तो समझता हूँ, सच्ची बात है कि इस वक्त आइडियल चांस जो है, मैं समझता हूँ कि जो महमूद अचकज़ई साहब और असद कैसर साहब हैं, अली अमीन हैं, ये जो लोग हैं सारे, इन लोगों को एक मौका मिलना चाहिए कि ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है वो बना सकें और उसको एग्जीक्यूट कर सकें। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच सर, उनका बहुत शुक्रिया। इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही थी फवाद चौधरी साहब के साथ। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। सबसे पहले सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से बात करते हैं, जिसमें आप लोगों को 15 दिन का वक्त दिया गया है बयान हल्फी जमा करवाने का। तो ये फरमाइएगा कि अब तक कितने बयान हल्फी जमा हो चुके हैं, कितने हैं जो पार्टी के पास आ चुके हैं, और आपका अपना स्टेटस क्या है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व आले मोहम्मद। मेरा स्टेटस तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मेरा नाम भी उन एमएनएज में डाला गया जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया। हालांकि मुझे समझ नहीं आई कि आज़ाद क्यों डिक्लेयर किया गया, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जमा करते वक्त तहरीक इंसाफ पीटीआई का नाम लिखा था और टिकट भी मैंने सबमिट करवाया था पार्टी की तरफ से जो मुझे दिया गया था, लेकिन वो शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उस वक्त, क्योंकि वो कह रहे थे कि बैलेट पेपर पे बल्ला नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में तो पीटीआई लिखा था। लेकिन बहरहाल उन्होंने आज़ाद डिक्लेयर किया, इस वजह से एफिडेविट्स हम सब लिख रहे हैं। मैंने तो कल ही अपना लिख के जमा करा दिया है और इलेक्शन कमीशन में रात को हमारा स्टाफ जो है तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस के जो जिम्मेदारान हैं वो जमा कर चुके हैं। जहां तक पूरे नंबर्स का आपने पूछा है, मेजॉरिटी हम जमा कर चुके हैं। एग्जैक्ट नंबर इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन 90% के करीब हम पूरा मिला के दोनों सूबे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और मरकज, कुछ लोगों के अभी रहते हैं जो कल हम इंशाल्लाह वो भी ले लेंगे। कुछ लोगों को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, हमारे जो है कुछ मेंबरान के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, लेकिन उसके बावजूद वो खड़े रहे हैं। और साहबजादा आमिर सुल्तान साहब, रात को उनको उठाया गया है, वेयर अबाउट्स का कोई पता नहीं है, लेकिन इस तरीके से हमारे लोगों के ना ये हौसले पस्त कर सकते हैं ना होंगे, बल्कि इस चीज को अब हम सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाएंगे कि आपके फैसले के बाद हमारे लोगों के साथ ये हो रहा है। ये बेसिकली तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है और मैंने पार्टी लीडरशिप को ये भी अली भाई जो आप बात कर रहे हैं साहबजादा सुल्तान साहब के हवाले से, असद कैसर साहब ये कह रहे हैं ना कि आपके एमएनएज और एमपीएस को अगवा किया जा रहा है, तो सर क्या कुछ और लोग भी गायब हैं? और जो लोग गायब हैं सर उनके हवाले से क्या कर रहे हैं? किसी किस्म की कोई दरखास्त वगैरह आप लोगों ने जमा करवाई है उनकी बाजियाबी के लिए? जी मैं वही अर्ज कर रहा था कि अमीर सुल्तान साहब के लिए कल लाहौर हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस इंशाल्लाह जमा हो जाएगा बाजियाबी के लिए जो प्रॉपर तरीक़ेकार है, और साथ में सुप्रीम कोर्ट में भी जो है ये एक पिटिशन हम करने लगे हैं, दरख्वास्त देने लगे हैं कि ये तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 41 मेंबरान को उन्होंने एक इजाज़त दी कि आप अपनी आज़ाद राय के साथ जिस जमात में जाना चाहते हैं आप जाइए। अब अगर वो तहरीक इंसाफ के एमएनएज हैं और हमारे साथ जाना चाहते हैं तो उनको उठाना, अगवा करना, ये तो एक नया तमाशा लगा दिया गया है। दूसरा, इसमें मैंने पार्टी लीडरशिप को तजवीज़ दी है, उम्मीद है उस पर गौर किया जाएगा कि उसमें कल हम दोनों सूबाई असम्बलियाँ, मरकज़ अपना पख्तूनख्वा और पंजाब, और मरकज़ में कौमी असम्बली ऑफ सेनेट, चारों बड़े ऐवानों में रिक्वेजिशन जमा की जाए इस इंतहाई अहम इशू पे कि हमारे मेंबरान को ज़दकोब या प्रेशराइज करना या उठाना या अगवा करना
कि उनकी वफादारियां चेंज की जाएं। इस तरीके से अगर कोई थोड़ा बहुत पर्दा रह गया है तो वो भी अपने चेहरे से नकाब जो है वो नोच रहे हैं। ऐसा ना करें, मुल्क को चलने दें। सुप्रीम कोर्ट ने आगे का एक रास्ता दिया है, मेरे ख्याल में इसमें हम सबकी इज्जत है, हमारी भी, हुकूमत की भी। सर हुकूमत के मखसूस साथ नशिस्तों जो से लोग हैं मुतालिक जो सबकी इसमें जो इज्जत जो है। फैसला आया, जी अली साहब, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला आया, अब हुकूमत उस पर कह रही है कि ये हम पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे। क्या हासिल करना चाहती है हुकूमत इससे? पार्लियामेंट में लेके आए, इंशाल्लाह इनको लग पता जाएगा पार्लियामेंट में ये किस लिए लेके आएंगे। इनसे तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो काम ठीक किया है, ये उन तमाम लोगों को आईना दिखाया है। मैं बड़े नरम अल्फाज यूज कर रहा हूँ कि जिनका काम था इस मुल्क को आइन के मुताबिक आगे लेके जाना। अगर इलेक्शन कमीशन इस मामले को बखैर खूबी हल कर लेता और एक बड़ी जमात से उसका इंतखाबी निशान उज़्र बना के ना छीन लिया जाता और ये खवातीन मेंबरान जो हैं इनका हक उनको दे दिया जाता वक्त पे, तो एक तो सुप्रीम कोर्ट इन चीजों में एंगेज ना होती। दूसरी चीज ये है कि जो आपने जुल्म किया है, ये तो अभी चीजें और सामने आएंगी। आपने जो ये जुल्म किया है कि चारों बुनियादी इकाइयों में से खैबर पख्तूनख्वा को आपने इस बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन के इस गलत फैसले की वजह से जो रिजर्व सीट्स नहीं दी गई और वो सेनेट में हिस्सा नहीं ले सके, आपने एक फेडरेटिंग यूनिट को सेनेट ऑफ पाकिस्तान, जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है का सबसे बड़ा हाउस है, उससे दूर रखा। तो आपने बुनियादी तौर पे जब खैबर पख्तूनख्वा के एमपी साहबान उस तरह से वोट नहीं डाल सके, रिजर्व सीट्स जब नहीं आ सकी, तो आपने सदर का जो इंतखाब है, जरदारी साहब जो मुंतखब हुए हैं, उसको भी आपने क्वेश्चनेबल बनाया है कि इस सारे अमल से आपने पूरे पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे जो है सवालात उठाए हैं। तो ये कौन इसका जिम्मेदार है? कौन इसका जिम्मेदार है? क्या सारे मामला सुप्रीम कोर्ट में होने हैं? क्या जजेस का ये काम रह गया है कि सारा मसाइल हम आज की आप देख लेना, सनम जावेद साहिबा के साथ जो हुआ है, कोई शर्म है किसी में? आज तो मुस्लिम लीग नून से भी लोग बोले हैं, मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब रफीक साहब भी बोले हैं, बहुत से लोग बोले हैं, क्यों आप एक खातून, उससे क्या खतरा है? एक खातून से रियासत को क्या खतरा है? हुकूमत को क्या खतरा है? इतना डर के आप एक खातून से डरते हैं? आज भी अली मोहम्मद खान साहब, आज भी ये बात की जा रही है, असद कैसर साहब ये कह रहे हैं कि अब मज़ाहमत का वक्त आ गया है। तो सर आप समझते हैं कि ये अक्लमंदाना फैसला होगा या इस सारी सिचुएशन में मज़ाहमत जो है वो मज़ाहमत की सियासत के मुताहमिल हो सकते हैं पीटीआई? पुरअमन एहतजाज तो आइन में हक है, वो कोई ये तो नहीं कह रहे कि बंदूक उठाएंगे और पत्नी, ऐसी कोई बात तो असद साहब ने नहीं की। वो तो खुद साबिक स्पीकर रहे, आईने ओहदे पे रहे, वो कैसे कोई गलत बात तो नहीं कर सकते। उन्होंने अगर मुजाहिमत की बात की है तो मेरे ख्याल में उनका इशारा पुरअमन एहतजाज की तरफ है, जो होना भी चाहिए। उसमें जलसा भी है, उसमें पुरअमन जुलूस भी है, और उसके साथ साथ आप जो है असेंबली में भी अपनी आवाज भरपूर तरीके से हम उठा रहे हैं, अदालतों में तो जंग लड़ ही रहे हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन एक चीज दोबारा मैं ये सवाल उठा रहा हूँ, तमाम अदलिया इसको देख रही है, ये जो इंतजामिया है, जो प्रोसिक्यूशन सर्विस है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो आईजी पंजाब का जो खासकर ऑफिस है, उसके साथ साथ जो फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो जितना भी हमारा निजाम है, जुर्म के खिलाफ जो हरकत में आता है, एक खातून के पीछे जिस तरह से पड़ा हुआ है, इससे क्या ये साबित नहीं हो रहा कि सारा कुछ पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन हो रही है? आज अगर ये खातून अदालत के हुक्म से रिहा होगी थी, घर चली जाती, तो कौन सा कोई उससे पंजाब हुकूमत को खतरा था? मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत को खतरा था? उनको तो वैसे ही आपने बैठा दिया ना, इलेक्शन हारने के बावजूद आपने उनको वजीर आला बना दिया, आपने हुकूमत उनके हाथ में दे दी है। तो क्या चाहते हैं? तो ये जो चीजें हैं, वो जो लोग बात करते हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, मामला बेहतर हो, पाकिस्तान अब आगे जाना चाहिए। 9 मई का जो आपने ये इतना बड़ा ढोंग रचाया था, मैं ढोंग का लफ्ज यूज कर रहा हूँ कि 1 साल हो गया है और इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। हम खुद कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाए, इंक्वायरी करें कौन चीजों में इन्वॉल्व था। एक साल से लोग मिलिट्री कोर्ट्स में पड़े बेचारे, उनके हाथ पैर बांध के अपने माओ अली मोहम्मद खान साहब, अब आप इसको अगर ढोंग कहते हैं तो चलें, ये आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने सर वो फुटेजेस, वो वीडियोस भी तो देखे हैं ना, जब इमरान खान साहब अंदर मौजूद थे, उनके बयानात भी तो रिकॉर्ड पर मौजूद है ना, जब उन्होंने इस चीज को अग्री किया कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर यही कुछ होगा, ये वाली सारी चीजें भी तो रिकॉर्ड पर मौजूद है ना सर। अब सर असद कैसर साहब अपने बयान में कह रहे हैं कि वजीर आला, जी आप मुझे बताइए कौन इन्वेस्टिगेशन से भाग रहा है? क्या अमर माने हैं अगर आपका दामन साफ है? मैं हुकूमत से पूछ रहा हूँ, हुकूमत के तमाम ज़ैली इदारों से पूछ रहा हूँ कि अगर आपका दामन साफ है, कौन सा अमर माने है कि 1 साल से आपने जुडिशियल कमीशन जो है इस चीज पे नहीं बनाया
1 साल से लोग जो है बेचारे तबाह बर्बाद हैं उनके घरों। आपने कभी सोचा है ये जिन लोगों को आपने उठाया है उनके जो बच्चे हैं क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? उनके घरों में नाम नफका कैसे चल रहा है? ये तो जिसके घर में तकलीफ आती है उसको पता है ना, हम लोगों पर गुजरी है, हमें इसका पता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, मैं दोबारा ये कह रहा हूं, 9 मई गुजर गया, उससे बड़े बड़े सानहे गुजरे, खतर का सानहा गुजरा, आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ है। सर अगर किसी ने आग लगाई है तो क्या करना चाहिए उसके खिलाफ? इन चीजों सर अगर किसी ने तोड़फोड़ की है तो उसके खिलाफ क्या करना चाहिए? ये जो आप उसको छोड़ देना चाहिए, उसे नहीं उठाना चाहिए? अली भाई जवाब दें उस पर। तो मैंने आपको बता दिया ना कि आप, हम तो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट करें। ये मुझे कोई बताए पूरे पाकिस्तान में हुकूमती हलकों में से इनके जो हैंडलर्स हैं वो सारे, कोई एक शख्स आके ये बताए कि एक इज्जतदार शख्स, एक सिटिंग एमएनए साहबजादा अमीर सुल्तान को कल रात क्यों उठाया गया, क्यों अगवा किया गया? क्या इसकी रिस्पॉन्सिबल पंजाब हुकूमत नहीं है? क्या इसके रिस्पॉन्सिबल जो है शहबाज शरीफ साहब नहीं है, मरकजी हुकूमत? लेकिन उससे पहले जो मैंने सवाल किया, क्योंकि आप डिबेट को दूसरी तरफ ले गए थे अली भाई, आप डिबेट को दूसरी तरफ ले गए थे, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या जिन लोगों ने आग लगाई या जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, क्या उनको नहीं उठाना चाहिए? कानून के मुताबिक दें, देखिए कानून के मुताबिक दें, मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं। ठीक, सिविल कोर्ट्स में इनको मौका दें, अपने आप को, अपनी बेगुनाही वो साबित करें। सर आखिर में मुझे ये बता दें, देखिए हम अली भाई मुझे आखिर में ये बता दीजिए, मैं तो जो बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से रेफरेंस भेजने की असद कैसर साहब बात कर रहे हैं। सर अगर ये पार्टी की डिमांड है तो क्या वजीर आला साहब इस पर कोई और राय रखते हैं? किस चीज के हवाले से? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, रेफरेंस भेजने के हवाले से। देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने तो जो किया है पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, और ये जो शब खून मारा गया है, मैंने तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर ये बात की है कि जो चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया था, रेफरेंस के हवाले से पूछ रही हूं मैं आपसे, कि इलेक्शन आप करें, देखें इलेक्शन आप करें, लेकिन क्या आजाद शफाफ होना उसकी शर्त नहीं थी? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और ये जो फैसला है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ये एक तरह से इंडाइटमेंट है। क्यों ना रेफरेंस जाए? अली भाई जाना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। सो सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मेरे मान भी इंतजार करें। बहुत शुक्रिया, आपका साथ मौजूद थे। फारूक सत्तार साहब मरकजी रहनुमा है एमक्यूएम पाकिस्तान से, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, शुक्रगुजार हूँ आपकी। फारूक साहब ये फरमाइए सर, जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एमक्यूएम इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, तो क्या सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप लोग रिव्यू में जाने का ख्याल रखते हैं सर? देखिए तो सारा जो कोalition सियासी जमातें हैं और ख़ास तौर पे PMLN और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम मेरे ख़्याल में फ़ैसला करेगी कि रिव्यू में जाना है या नहीं जाना। लेकिन मैं तो बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ कि ये इंतहाई मुतनाज़ा फ़ैसला है, पहली बात तो ये। और ज़ाहिर है कि इसमें इंसाफ के तकाज़े इसलिए पूरे होते हुए नज़र नहीं आते कि आइन और क़ानून एक बात कर रहा है, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने जो इलेक्शन कमीशन की तायद और हिमायत की वो एक बात कर रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ख़ुद जिसने पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले की तौसीक़ की थी, उसने जो फ़ैसला दिया था इस हिमायत और तायद में कि जो रिज़र्व सीट्स हैं, चाहे वो ख़वातीन की हो चाहे वो माइनॉरिटी अक़लियतों की हो, उस पर आज़ाद उम्मीदवार पार्टी रिव्यू में नहीं जाएंगे आप, जबकि वो प्रोसीजर देखिए वो तो मेरे ख्याल में जाना तो चाहिए, वो फॉर्मेलिटी तो पूरी होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आइन और क़ानून को देखें, जो क्लॉज 6 है आर्टिकल 51 का और क्लॉज 3 है आर्टिकल 106 का, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी, लेकिन एक ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है ये ओवर स्ट्रेच्ड इंटरप्रिटेशन है। ये लगता ऐसा है, मैं किसी के जहन में जाके नहीं पढ़ सकता। जो 8 जजेस हैं, मंसूर अली शाह की जो क़यादत में जो फ़ैसला आया, जिन 8 जजों के नाम है, बाकी 5 जजों के नाम उसमें उस वक्त साथ मौजूद नहीं हैं, जिसमें काजी फ़ायज़ ईसा ख़ुद शामिल हैं, जिसमें बाकी 4 जजेस भी हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह का एक मुनक़सिम फ़ैसला है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का भी फ़ैसला था, और फिर उसकी तसीह दुरुस्तगी 30-35 बल्कि 50 साल के बाद जो है वो हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ वो जुडिशल मर्डर था और उनको कत्ल किया गया था। तो मुझे डर लगता है कि ये जो फ़ैसला इतना कंट्रोवर्शियल है, इसको दोबारा किस तरह खुलेगा, सुप्रीम कोर्ट कैसे देखेगी। मैं तो ये देख रहा हूँ कि सियासी पोलराइजेशन में भी इजाफा हो रहा है, सियासी तकसीम में भी इजाफा हो रहा है, और मुल्क में जो हम कोशिशें कर रहे थे एक नेशनल कंसेंसस की, अपोजिशन जमात को
किसी तरह अपने साथ एक ग्रैंड डायलॉग की तरफ लाकर, और हम मईशत जो माशी बहरान है, तिजारती खसारा है, जो हमारे सालाना बजट का खसारा है, फिर गर्दिशी खसारे हैं, तवानाई का बहरान, महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली, गैस, ये सारी सत्तार साहब, अब इस तरह की बात हो रही है ना, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले को पार्लियामेंट में लेकर आएंगे, तो सर इससे एक तो सवाल ये कि इससे हासिल क्या करना चाह रही है हुकूमत, दूसरा ये कि क्योंकि आप कोलिशन में हैं तो आपको एतमाद मिल गया है किसी मुश्तरका हिकमत अमली के हवाले से? नहीं, देखिए वो तो नहीं, एतमाद में ले ना ले, इस मामले में तो नेचुरल सीक्वल ही है ना कि बात आगे वहीं जाएगी। लेकिन मेरा इस वक्त जो है वो सवाल सिर्फ ये है कि सारी सूरत हाल के बाद मैं एक खौफनाक किस्म की सियासी महादाराई देख रहा हूँ। मैं एक खौफनाक, मुझे डर है, मुझे लगता है कि रियासती इदारे भी, उनकी महादाराई भी मुझे नज़र आ रही है, और उसके नतीजे में जो आवाम की कुछ थोड़ी बहुत उम्मीदें थीं कि शायद एक नेशनल डायलॉग की बात हो रही है और एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, और उसमें पीटीआई को भी ल्योर करने की कोशिश की जा रही है। उनकी तरफ से भी ये साफ जवाब नहीं आ रहा कि हम बैठेंगे नहीं, उनकी तरफ से भी आ रहा है कि भाई फॉर्म 45, बहुत सारी बातें उनकी तरफ से हो रही हैं। लेकिन मुझे ये यकीन था कि आगे जाकर हम एक नेशनल रिकन्सिलिएशन, एक नेशनल कंसेंसस और एक नेशनल एजेंडा की तरफ जाते और उसमें फ़ैसला करते। और मैं कह रहा हूँ, अदालत अगर ये भी कहती कि शायद अदालत ये कहे कि मॉरली हम ये देख रहे हैं कि एक मुनासिब सिंपैथी वेव पीटीआई के साथ है, और पीटीआई को इलेक्शन लड़ने से एज सच डिप्राइव नहीं किया गया, बल्ले का निशान लिया गया उनका, ठीक है ना। और वो ख्वाजा आसिफ ने सही कहा ना कि जो मांगा था, फारूक सत्तार साहब अब जिस तरफ हालात जा रहे हैं सर, वो दिया गया जी। फारूक सत्तार साहब, जिस तरफ हालात जा रहे हैं सर, जमहूरियत का तसलसल ये बरकरार रहेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात पर भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। देखिए, मैंने इन्वर्टेड कॉमा से बात की है, मैं इन्वर्टेड कॉमा से बाहर निकल के बात नहीं करता, इसीलिए मैंने कहा मुझे बहुत सारे खदशात और ख़तरात लहा के एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का कंप्लीट ब्रेकडाउन नज़र आ रहा है। एक जो सिविलियन डोमेन पार्लियामान का था, उसको कहा जाता कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम रीराइट नहीं करते, कानून को हम रीराइट नहीं करते, लेकिन हम समझते हैं कि इसमें एक जनरल अवामी सेंटिमेंट्स का भी ताल्लुक़, एक सोशल मीडिया का भी एक इसमें स्टॉर्म है, एक तूफ़ान है, उसको सामने रखकर पार्लियामान को चाहिए कि वो रास्ते निकाले। साहब, जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, हम कोई ऐसा फैसला नहीं देना चाहते, हम ऐसा फैसला नहीं देना चाहते, सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था, जिसके इस तरह के सियासी असरात सियासी निज़ाम पर, जमहूरी निज़ाम पर मुरतब हो, जिससे कि सारा निज़ाम जो है वो बुनियादों से जो है वो हिल जाए। तो मैं समझता हूँ, मुझे तो ये नजर आ रहा है, सर, मैं भी कानून साज हूं भाई, महमूद खान अचकज़ई साहब, मुनसिफ नहीं हूँ, जज नहीं हूँ, उनकी तरफ से कहा गया था फारूक सत्तार साहब, लेजिस्लेशन करते हैं कि जितने भी हुकूमती जमातों के इत्तेहादी हैं उनसे राब्ता किया जाए। तो किसी किस्म का राब्ता हुआ है आपसे अभी तक? देखिए, वो तो आज या कल हो जाएगा, सियासी तौर पे जो मुंह बनेगा वो तो बनेगा, जो पार्लियामान में भी इस मसले को यकीनन ये ज़ेर बहस आएगा। अब बात यह कि तमाम रियासती इदारों को भी किसी न किसी शक्ल में एक वसी तर मफाहिमत और इश्तराकी अमल इख्तियार करके ये तय करना है कि आइंदा इस मुल्क को चलाना कैसे है, इस मुल्क को आगे किस तरह ले जाना है। देखें, अगर आर्टिकल 140A पर गुलजार अहमद शेख का फ़ैसला है, लेकिन कुछ ज़्यादातर सूबों ने उस पर अमल दरामद नहीं किया, अपने बल्दियाती कानून के अंदर उसके मुताबिक वो किरदार कौन अदा करेगा? तो बल्दियाती सतह फारूक सत्तार साहब, वो किरदार कौन अदा करेगा सर? ये जो टकराव किसी सूरत हाल है ये खत्म हो, ब्रिज कौन बनेगा सर? वो भी देखें, वो भी तो देखें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई अक्ल कुल नहीं, सब इंसान है, इंसानों पर मुश्तमिल ये इदारे हैं, माशरा है, और कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे असाब पर, मेरी सोच पर, मेरे अतराफ़ का असर नहीं होता। ये हो रहा है अतराफ़ का असर, लेकिन इतना न्यूट्रल, इतना इंडिपेंडेंट होना, वो ये कहता, वो फैसला ये होता है कि पार्लियामान, हम ये समझते हैं कि पार्लियामान को इस पर स्टेप लेना चाहिए। मॉरली अगर ये सीटें जिनके 91 नंबर है, पीटीआई से जो लोग बैक्ड हैं, पीटीआई के नहीं है, पीटीआई ने इलेक्शन नहीं लड़ा, बल्ले ने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन अगर पीटीआई बैक्ड उम्मीदवार हैं और वो कह रहे हैं कि हम पीटीआई बैक्ड हैं, तो उनकी तादाद के मुताबिक उनको उनका हक
एडल्ट फ्रेंचाइज की जो स्कीम मिलना चाहिए था, और पार्लियामान इसमें कोई रास्ता निकाले। ये पार्लियामान को इस क्राइसिस से पाकिस्तान को निकालना है, सियासी लोगों को निकालना और इंगेज करें अपोजिशन को इस मसले पर अव्वलन, और उसके बाद किसी और मसले पर। तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतर रास्ता होता। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी कंट्रोवर्सी से बच जाती। जी लास्ट में ये फरमाइएगा सर, आप लोग अपना आपका जो तंजीमी स्ट्रक्चर है वो तब्दील कर रहे थे ना आप लोग, तो वो उसके बाद जो चेयरमैन को इख्तियार हासिल हो गया है कि वो चाहें तो मरकज़ी कमेटी की सिफारिशात को तस्लीम करें, चाहे तो उसे मुस्तरद करके अपने फैसले जारी करें, तो क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को बानी MQM वाले इख्तियार दिए गए हैं? क्योंकि एक वक्त में आप पर भी MQM के अंदर से इसी तरह के इल्ज़ामात लगते थे ना कि आप इख्तियारात मांग रहे हैं बेसिकली वो वाले। देखिए ये एक लंबी बहस है, लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि उस वक्त जो बानी MQM थे, बानी तो शायद वो रहें लेकिन उस वक्त कायद भी थे, क्योंकि बनाई तो खैर उन्होंने ही थी ना। लेकिन बात यह कि उनको भी कोई आइन में ऐसे इख्तियारात नहीं दिए गए थे। अब वो एहतराम में सर अभी दे दिए गए हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, फैसलों में किसी नहीं इख्तियार ऐसे कोई दिए ही नहीं गए ना। ये तो बात तय है कि एक मरकज़ी कमेटी है और उसने ये सारे पॉलिसी साजी उसने करनी है, फैसले अहम सारे उसने करने हैं, और इसी तरीके से आइन को रीराइट अब हमने भी करना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मरकज़ी कमेटी के फैसलों के पाबंद होंगे सर? देखें खालिद मकबूल जो है वो खुद इस बात के पाबंद हैं, वो खुद कहते हैं रज़ाकाराना तौर पे कि मेरे आइन की भी कोई इंटरप्रिटेशन हो लेकिन मैं जवाबदेह हूँ, अकाउंटेबल हूँ। और रज़ाकाराना तौर पर सर वो हमारे अगर वो चाहें तो कमेटी के जो फैसले हैं उसे मुस्तरद कर सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, लिखा हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि कोई भी सरबरा एहतराम में इस रास्ते पर जा सकता है, या अल्लाह ना करे दूसरी तशरीह के डर खौफ में बाकी लोग खामोश हो जाए और कोई बानी जो एक सरबरा है वो इस रास्ते पे चला जाए। इसीलिए मैं इसकी वो नहीं कह रहा कि पहले क्या था नहीं था माहौल, लेकिन राब्ता कमेटी अगर फैसले नहीं कर सकती थी, नहीं करती थी, हाँ तो राब्ता कमेटी ने खुद हर फैसले पर एक बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब, वक्त मिल गया है मेरे पास। इंशाल्लाह नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।